अगला सवाल सभी पैनलिस्ट से इसी बारे में है कि आर यू एबल टू कोलैबोरेट विद अदर्स? आप अदर टीम के साथ, अदर लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो और नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो लीडर होता है वो नए आइडिया को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो कोलैबोरेशन एंड न्यू आइडिया एक्सेप्टेंस कैसे होता है? हाँ दहीतुल्य साहब। देखिए, मेरे हिसाब से छोटी आइडिया जो है ना, ये कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक ट्रक बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। हाँ। और वहाँ पे अलग अलग साइज के बड़े बड़े ट्रक्स वहाँ पे बनाए जाते थे। तो एक बार क्या होता है, वहाँ पे सबसे बड़ा ट्रक मतलब अभी तक उन्होंने इतना नहीं बनाया था, वो उतना बड़े साइज का ट्रक वो बनाते हैं। और बनाने के बाद जब उसे एग्जिट गेट से बाहर निकालने का समय आता है, तब पता चलता है कि वो जो ट्रक बनाया उसने, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई कि जो एग्जिट गेट है वो अभी छोटा हो गया। मतलब लगभग 3 इंच के आसपास वहाँ पे हाइट में डिफरेंस है। ट्रक की हाइट ट्रक तो बना लिया, लेकिन ट्रक अभी फैक्ट्री से बाहर ही नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे हाइट में 3 इंच का डिफरेंस है, क्या करें? अभी सब लोग वहाँ पे होशियार लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो कोई कहता है काम करते हैं, ऊपर से जो एग्जिट गेट का जो गेट है ऊपर से उतना 3 इंच तक कट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, काम करते हैं वो नीचे जमीन 3 इंच तक नीचे डिग करके वहां से फिर ट्रक अपने आप हाइट नीचे जाएगी, वहां से आगे निकलते हैं। तो ऐसे कई सारी बातें हो रही है, वहां पे सारे होशियार लोग हैं। लेकिन वहीं पे बाजू में वॉचमैन खड़ा था और वॉचमैन ये बातें सुन रहा था। फैक्ट्री का वॉचमैन था? हाँ, फैक्ट्री का वॉचमैन था। और उसने कहा, सर इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा काम करते हैं, ये जो ट्रक है इसका हवा जो है टायर की, ये 3 इंच तक कम कर दीजिए, ट्रक बाहर आएगा, बाद में फिर हवा भर दीजिए, काम आसान हो जाएगा। तो बहुत बार हाँ, मतलब कभी कभी क्या है, एक छोटी सी आइडिया, देता कौन है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी आइडिया जहां से आती है वहां से बहुत बड़ा काम हो सकता है। वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। कभी कभी एक छोटा बिगिनर भी आपको अच्छे आइडिया दे सकता है। 100% दे सकता है। हाँ गुरु। सर, ये आइडिया जो है ये फ्री जनरेटेड है सर। हाँ। हमको नया लोग आते ही रहते हैं, नया आइडिया आते ही रहती है। हाँ। मगर इसको कोलैबोरेशन करना या कोलैबोरेट करना सीखना लीडर का मेन काम होता है सर। हाँ। देखिए, ये मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ। कुछ ने बल्ब को इन्वेंशन किया। बल्ब का सोच क्या थी, उसको अंधेरे में लाइट दिया। किसने रबर का इन्वेंशन किया, उसका क्या थी, वो फ्लेक्सिबल है, कहाँ यूज कर सकती है। किसी ने लोहे का इन्वेंशन किया, क्या ये बहुत हार्ड है, इसको कुछ यूज कर सकते हो। किसी ने पेट्रोलियम का इन्वेंशन की, मगर इन्वेंशन उसका सोचती आइडिया थी, उन्हें की। हाँ। मगर एक लीडर ने उसको एक व्हीकल का स्वरूप दिया। परफेक्ट। तो सभी आइडियाज इकट्ठा करके कोलैबोरेट करके उसको एक व्हीकल बनाया। हाँ। हमारे टीम में जो लोग आते रहते हैं, उसका जो आइडियाज रहते हैं वो मिलते ही रहते हैं। उसका आइडिया को गौरव देना हमारा काम होता है। हाँ। वो उसकी लेवल में वो भारी रहती है। हाँ। एक इसमें भी और एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। एक महान विज्ञानी न्यूटन का। हाँ। न्यूटन का घर में जो बिल्लियां रहती है, हाँ, वो बिल्ली रहती है, दो बिल्लियां, कैट्स। हाँ, कैट्स, बिल्ली। उसमें वो माँ बिल्ली और बच्ची बिल्ली रहती है। हाँ। उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए बड़ी दरवाजा हर बार खोलना पड़ता है, डालना पड़ता है। हाँ। उन्हें एक कारपेंटर को बुलाता है। हाँ। कारपेंटर को बोलता है, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक काम करो, मेरे ये बड़े दरवाजे में छोटा 2 दरवाजे बनाओ, इसमें बड़ी कैट और छोटी कैट आने जाए। हाँ, तो एक दरवाजा छोटी कैट के लिए बनाओ और एक बड़ी के लिए। यस। और कारपेंटर ने बोला, सर एक ही बड़ी किया तो उसमें दोनों भी जाके आ सकते। बराबर। इसमें क्या है ना, न्यूटन महान विज्ञानी है उसकी सेक्टर में। हाँ। कारपेंटर उसकी सेक्टर में भी, वो भी महान है। राइट। इसीलिए वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसके लिए सबके आइडिया एक्सेप्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और सही तरीके में लेके जाना, ये लीडर का काम है। आइडियाज आते रहेंगे, लेकिन सही तरीके से उसको लेके जाना ये लीडर का काम है। बहुत अच्छा बात। हाँ, क्या मैं उसमें तो ऐड करना चाहूँगा कि ये कोलैबोरेशन करना जरूरी क्यों है। बिकॉज हर एक आदमी का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता है। राइट। मतलब हर चीज़ में वो वही मास्टर होता है। जैसा इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दूंगा। हाँ। कि एक बार जंगल में पूरे के पूरे एनिमल मिलके एक स्पोर्ट्स का इवेंट रखते हैं। तो वहाँ बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं स्पोर्ट्स में, जैसा पानी में तैरना है, उसके बाद पेड़ में चढ़ना है, उसके बाद दौड़ना है। तो खरगोश है वो दौड़ में 1 नंबर आता है। बंदर है वो पेड़ में चढ़ने में 1 नंबर आता है। राइट। उसके बाद मछली है वो पानी में तैरने में एक नंबर आती है। मतलब यहाँ क्या हर एक आदमी कहाँ ना कहाँ उसके फील्ड में वो मास्टर है। राइट। तो ऐसे ही हमारे टीम में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अच्छा सेमिनार ले सकता है, कुछ लोग होते हैं तो अच्छा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कर सकता है,
कोई अच्छा माइक्रो प्लानिंग कर सकता है। तो हर एक को रोल अगर डिफाइन किया और उनको वो रोल दिया और उनका स्पेशलिटी अगर यूज किया तो 100% वहाँ मार्वलस रिजल्ट आ जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ मुकेश। किरण सर के ही पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगा कि एक्चुअली हर एक लीडर के अंदर अपनी एक स्ट्रेंथ रहती है। हर एक लीडर के अंदर अपनी एक स्ट्रेंथ रहती है। कोई अच्छा मोटिवेशन या स्पीकर हो सकता है, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। हर एक लीडर की अपनी एक अलग स्ट्रेंथ है। तो अगर हम कोलिब्रेट करते हैं, और उसका अगर मैं मेरा लाइव एग्जांपल मैं लेता हूं, तो क्योंकि मैं जब भी नेटसप में आया, इससे पहले भी मैंने जो भी करा तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर ही काम करा। 1000 लोग का प्रोग्राम, 2000 लोग का प्रोग्राम, तो ये मेरा स्ट्रेंथ था और उससे मुझे बेनिफिट भी हुआ। पर कहीं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर मैं थोड़ा वीक था। और जब राजस्थान की मैं बात करता हूँ तो फिर मुझे वाटकर सर का एक साथ मिला, और सर का ऑलरेडी एडमिन बहुत अच्छा रहा और मेरा एक मोटिवेशन था। ये दोनों को हम जब कोलिब्रेट हुए तो राजस्थान की जो ग्रोथ है अभी वो कंसिस्टेंसी जा रही है और एक बेस्ट वे में जा रही है। और मुझे लगता है कि और वो मेरे टीम में स्पेशली अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरी टीम में मेरे जो लीडर है अभी यहाँ पे आए, उनके अंदर मैंने एज ए कोच करके उन लोगों के साथ आपस में उनको कोलिब्रेट किया, और उसका जो रिजल्ट है आज मुझे मेरी टीम में देखने को मिल रहा है, या इवन इंटायर राजस्थान रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो कोलिब्रेट हर आदमी ने करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मेंटोर ने भी कोलैबोरेट किया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ वाटकर साहब। सर कोलैबोरेशन है ना, ऐसे हर इंडस्ट्री में होता है। अगर आपको बड़ा बनना है तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है। नेटसप में भी बहुत जरूरी है। राइट। यहाँ मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 5 साल पहले सम रीजन मेरा टीम बहुत डाउन हो गया था। 10% टर्नओवर बचा था। लेकिन उसी वक्त उसी रीजन में, उसी जोन में बाकी सारे लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था। राइट। तो मैंने सोचा कि इनका क्यों अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों डाउन हो गया। तो उस वक्त मैं पावर लाइन में गया, उनको मदद करने के लिए गया मैं। और फिर वो लोग कैसे काम करते हैं, किस हिसाब से एक्टिविटीज करते हैं, वो मैंने देखा। और वो देखने के बाद मैंने इन लोगों के सामने रखा कि भाई हम एक यूनाइट होकर काम करेंगे तो कैसा रहेगा। तो फिर हमने छोटे छोटे सेमिनार इकट्ठा करना चालू किया, सब कॉमन करना चालू किया। धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेनिंग कॉमन करना चालू किए। ट्रेनिंग का फिर कंटेंट बढ़ गया, ट्रेनिंग्स बढ़ गए। आज अगर आप देखते हो सेंट्रल वेस्ट जोन में, सेंट्रल जोन भी अभी इसके अंदर आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी हम कॉमन में कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ, मेरे टीम का भी ग्रोथ हुआ, और वहाँ जो काम कर रहे लीडर है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंटर्स, हर एक का ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो रहा है। वेरी गुड सर, मैं इनको ही थोड़ा डिटेल में आगे जाना चाहता हूँ। हाँ। देखो सर, मैं तो ये कहता हूँ कि नेटसप एक खुद उदाहरण है कि कोलैबोरेशन का। ओके। देखो सर, यहाँ पे अगर आप हम लोग यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कुछ लोग बैठे, ये अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कोलैबोरेशन सही है ना। सर मुझे कहना क्या है, देखो सर, मतलब हम लोग जब रेगुलर हम लोग काम करते हैं तो भी यही करते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नेटसप एंड नेटवर्क ये इकट्ठा आया है। राइट। मतलब मेंटर्स और हमारे कंपनी के जो ऑफिशियल्स है ये सब लोग इकट्ठा आते हैं पहले लेवल पे। वहां पे हम लोग कुछ आइडियाज लेते हैं, है ना, आइडिया बोला ना आपने, राइट। तो हम लोग कुछ आइडिया लेते हैं सबके जरिए, और वो आइडिया को एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये 1 महीने का, 3 महीने का, भी जैसे ये 5 लाख का प्रोजेक्ट है, तो ये इस प्रकार के हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। अभी ये प्रोजेक्ट और इंफॉर्मेशन लेके हम लोग कहाँ जाते हैं, तो हमारे जोन में जाते हैं। राइट। तो जोन में जो ओसीएम होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो इकट्ठा आते हैं, वो अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके बाद में यही आते हैं सर, यहाँ पे सारे लोग, बहुत सारे लोग एमसीएम में, तो हम यही आइडिया लेके हम लोग एमसीएम में जाते हैं, और एमसीएम के जरिए हर एक रीजन में और हर एक टीम में अलग अलग प्रोग्राम जाते हैं, अलग अलग लोगों के जरिए। इसका फायदा क्या हुआ, हर एक लोगों का अलग अलग रीजन में ना जाते हुए भी आज पॉकेट लगाए, परफॉर्मेंस बढ़ाए। मतलब कोलैबोरेशन एक ऐसा है कि जिसके जरिए हम हमारा परफॉर्मेंस कम समय में, कम शक्ति में ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते, कर सकते। वेरी गुड। सर देखिए, सीनियर के साथ क्या रीजन वाइज कोलैबोरेशन करके तो हम लोग काम करते ही है, लेकिन मुझे लगता है अलग अलग सिचुएशन में भी हम लोगों को कोलैबोरेशन करके काम करना चाहिए। जैसे मैं मेरा बात करूं तो मेरा ऑल इंडिया में हर रीजन में मेरा टीम है। कहां पर भी बड़ा अचीवर है, कहां पर छोटा छोटा अचीवर है। बराबर है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेंटर के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं और प्रोग्राम को हम एक साथ करते हैं। जैसे अभी का इस महीने का और एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। अगस्त महीने में अभी मेरा फास्टैग अचीवर मेरा दिल्ली से 15 लोगों का निकला। तो मैं सोचा 15 लोगों का फास्टैग लोगों का मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मजा नहीं आएगा, लेकिन वहां पर दूसरा और एक मेंटर का 60 लोगों का था। तो मैंने वहां पर थर्ड अंपायर के पास गया और फिर कोलैबोरेशन किया दूसरा मेंटर के साथ, और एक साथ 75 लोगों का हम लोग ने एक जिम कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, एंड बोथ साइड दोनों मेंटर को फायदा हुआ, एंड उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट पूरा टीम को मिला। इसलिए कोलैबोरेशन करना चाहिए सिचुएशन हिसाब से। वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा अभी ये डिस्कशन से थोड़ा मालूम होता है कि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता है,
लेकिन सारे मिलके यानी कुछ लोग मिलके बहुत सारा काम कर सकते हैं वेरी गुड अगर कोलैबोरेशन किया तो यानी इससे थोड़ा और एक मालूम पड़ता है कि हर कोई हर क्षेत्र में मास्टर नहीं होता है, लेकिन अगर कोलैबोरेशन करते हैं, कोई अगर कमजोर भी रहेगा ना, उसकी कमजोरी वहां पे छुप जाती है Right. और उससे यानी कमजोर भी आदमी भी सफल हो सकता है। यानी इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे देखो, अगर एक चींटी है, उसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर सफर करना है, तो सफर तय करने के लिए उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे, बराबर। लेकिन उसी चींटी ने अगर देबू सर से दोस्ती की, हाँ, ऑल इंडिया पूरे भारत घूमते हैं और उनके शर्ट के ऊपर अगर बैठ गई तो आने वाले कई महीनों में उनका वो चींटी का भारत का सफर का सपना पूरा तय हो जाएगा और आने वाले कुछ सालों में वो चींटी शायद दुनिया का भी सफर कर सकती है देबू के माध्यम से। और दूसरा और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ये कोलैबोरेशन की वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। देखो, सारे प्रॉब्लम हम अकेले कभी सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक घर में एक अपाहिज आदमी और एक अंधा रहता था। अचानक घर को आग लग जाती है। अभी दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपाहिज को समझ में आया, यार मुझे चलना नहीं आता है, लेकिन मैं देख सकता हूं, और अंधे को दिखता नहीं लेकिन चल सकता है। तो अपाहिज आदमी अंधे आदमी के ऊपर, कंधे के ऊपर बैठ गया, अंधा चलता रहा और ये अपाहिज आदमी उसको डायरेक्शन देता रहा और दोनों उसमें बच गए। यानी कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं उससे। और तीसरा और एक कहना चाहूंगा सर, यानी कोलैबोरेशन का जो फायदा है, यानी आपकी अभी जो ताकत है ना, वो ताकत आपकी कई गुना बढ़ सकती है अगर कोलैबोरेशन करते तो। सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में जीरो की वैल्यू कितनी है, ना के नहीं है, मतलब कुछ नहीं। एक की थोड़ी ज्यादा है, दो की ज्यादा है, लेकिन 9 सबसे ज्यादा है। हाँ, अभी थोड़ी देर समझ लेते, अज्यूम कर लेते मैं जीरो हूँ। अच्छा। नहीं और यार। देबू सर जो है अपना गुरु सर 9 है। अच्छा, गुरु सर नहीं और बेनकर साहब 1 है। अच्छा, बेनकर साहब एक है। गुस्सा नहीं करना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी समझो देबू सर के अपने देबू सर का नाम ज्यादा आ रहा है। हाँ। गुरु सर की वैल्यू 9 है। हाँ। मैं गुरु सर के पास गया, गुरु सर को बोला, सर आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैं आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ काम करता हूँ, क्योंकि आपको लोग बहुत मानते हैं। अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो हो सकता है मेरा भी वेटेज थोड़ा बढ़ जाएगा, मेरी भी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन गुरु सर ने बोला, नहीं यार, इसके साथ काम करूंगा, इसकी तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, लेकिन मैं इनके साथ काम करूंगा, शायद मेरी भी वैल्यू कम हो सकती है। उन्होंने मना कर दिया। अभी मैं किसी न किसी के पास तो चला जाऊंगा। फिर मैंने 8 कोई था उसको पकड़ा, उन्होंने मना किया। ऐसा करते 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 मैं इनके पास आ गया, बाकी सारे लोगों ने मना कर दिया। अभी इन्होंने समझा, इन्होंने हाँ बोल दिया, इसलिए हाँ बोल दिया, चलो अपनी भी बहुत ज्यादा कीमत है नहीं, एक ही है, और इनकी तो कुछ है ही नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। अभी इन्होंने हाँ बोल दिया, इसलिए ये आगे और मैं पीछे। मैं इनको बोला, चलो आपको वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आप जो बोलते मैं करूंगा, आप आगे मैं पीछे। एक आगे गया, 0 पीछे गया। अभी हमारे दोनों कोलैबोरेशन का हमारा वैल्यू होगा 10। नहीं, मतलब ये अभी गुरु से ज्यादा होगा, क्योंकि गुरु का 9 है। यानी अगर सोच लो थोड़ी देर के लिए, गुरु ने अगर ये मान लिया होता कि चलो 0 भी है, लेकिन गुरु आगे, मतलब 9 आगे और 0 मैं पीछे, 90 वैल्यू तो होता था। आज गुरु का जो वैल्यू है 9, वो 10 टाइम्स बढ़ता था अगर कोलैबोरेशन होता था। यानी मतलब आगे जाना है तो हमें कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ऐसा सच में नहीं हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं। जैसे टीम बढ़ती जाती है, और एक चीज बहुत लोगों को सताती है, और वो रहता है क्रिटिसिज्म। अभी क्रिटिसिज्म, आलोचना तो बहुत सारी आलोचना होती है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग। तो मेरा अगला सवाल आप सभी पैनलिस्ट से यही है
कि ये आलोचनाओं को, क्रिटिसिज्म को आप किस प्रकार से हैंडल करते हो? हाँ दैतुल साहब। देखिए, क्रिटिसिज्म मतलब जैसे आपने कहा कि आलोचना, ये आलोचना होती कहाँ पे है? तो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म जो होता है जहाँ पे ग्रोथ होता है, जहाँ पे सक्सेस होता है, जहाँ पे अचीवमेंट है, वहाँ पे ज़्यादातर क्रिटिसिज्म का कार्यक्रम होता है, आलोचना का कार्यक्रम होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती है, कुछ भी करो वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमेशा आलोचना करते ही है, कुछ भी करो। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए और मैं रास्ते से जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, 1 करोड़ रुपए कमाए लेकिन अभी भी सुधरा नहीं है, अभी भी पैदल ही जा रहा है। 1 करोड़ कमाने के बाद अगर मैंने घोड़ा लिया, घोड़ा, और घोड़े के ऊपर बैठ के टकटक 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 करके मैं जा रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि इसने 1 करोड़ क्या कमाया, इसको अभी मस्ती आ गई, घोड़े से अब ये घोड़े पे जा रहा है। अभी 1 करोड़ कमाने के बाद अगर मैं 40 लाख की मर्सिडीज लूं और उस गाड़ी से जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, ये इसने 1 करोड़ क्या कमाया, अब इसको चर्बी आ गई। हाँ, अभी गाड़ी से जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कुछ भी करो, लोग क्रिटिसाइज करने ही वाले हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं मतलब करते क्या है, आलोचना करते हैं मतलब करते क्या है, तो वो अपने अंदर की कमियां हमें, मतलब हमारे अंदर जो कमियां है वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक साइड से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो वो हमें कमियां दिखाते हैं उसी के ऊपर अगर जाके हम काम करते हैं तो उसी को हम लोग स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला जब क्रिटिसाइज करता है, जब आलोचना करता है, तो कभी कभी किसी का ईगो हर्ट होता है, किसी को गुस्सा भी आता है, राइट। और ईगो हर्ट होने के बाद, गुस्सा आने के बाद अगर हम उससे बातें करना शुरू करेंगे तो पुअर डिलीवरी, जिसके मुंह से कभी उल्टी पुल्टी बातें, कम ज्यादा बातें, शब्द वगैरह निकल सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, तो हमारी मैच्योरिटी या हमारा प्रोफेशनलिज्म जो है इसके ऊपर सवाल उठ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब भी कोई ऐसे क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है ना, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्रिटिसिज्म है, इसको हम लोग प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। ओके ओके। हाँ सर, सुग्रेश साहब पहले। मैं ये आलोचना जो होती है, हाँ, इसके बारे में मेरा व्यू क्लियर है एकदम। हाँ, मेरे कुछ वेल विशर्स है, हाँ, जैसे कि कंपनी है या नेटवर्क के लोग हैं या मेरे फैमिली है, अगर वो मेरी आलोचना कर रहे हैं तो मैं सीरियसली लेता हूँ, हाँ, क्योंकि वो मेरे वेल विशर्स हैं। हाँ। वो जो भी बोल रहे हैं वो सीरियसली लेता हूँ। मुझ में चेंज करना है, मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरा अच्छा सोचते हैं। राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको कुछ लेना देना नहीं है, हाँ, वो भी तो आलोचना करते हैं। बराबर। उनके लिए तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ, उसको इग्नोर कर देता हूँ। हाँ। मतलब अगर मैं उसकी तरफ भी ध्यान दूं तो मुझे और तकलीफ होगी। मैं किसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, जो मेरे वेल विशर्स, वहां पे मेरा डेवलपमेंट। तो क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर। हाँ गुरु। सर, आपका सवाल है क्रिटिसाइज को कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। हाँ। मेरा आंसर है उसको रेस्पॉन्ड नहीं करना है। अच्छा। रिस्पॉन्ड करना नहीं है। हाँ, एक क्रिटिसाइज है ना, ये सोडे का बॉटल जैसा होता है। आप जैसे इतना हिलाओगे ना, वो उतना बाहर आएगा। ऐसे ही आप इतना रेस्पॉन्ड करोगे ना, उतना क्रिटिसाइज बढ़ जाएगी। राइट। जो क्रिटिसाइज, जो अगला, जो लॉस्ट का अस्त्र होता है, जो हमारे जो शत्रु है उसको हमारे ऊपर चलाने के लिए, वो हमें नहीं देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक बात बोलती है सर, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी बोलता है, शत्रु को शत्रु मत बनाओ तब तक उसका वीकनेस तुझको पता नहीं हो। ओके। उसको वीकनेस पता चल गया ना, तब उसको शत्रु बनाओ। हाँ, जब तक वीकनेस पता नहीं है तब तक शत्रु बनाना जरूरी नहीं है। और ये बहुत गलती होती है। हाँ। इसीलिए मेरा जो क्रिटिसाइज में मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसको पता चल गया ना, वो बहुत आगे चलने वाला है। हाँ। अभी स्पोर्ट्स, आजकल दिन में स्पोर्ट्स में भी ये चल रहा है सर। हाँ, अभी एक बंदा एक अच्छा परफॉर्मेंस खेल रहा है, हाँ, उसको क्या करते, वो आउट ही नहीं हो रहा है। हाँ। बहुत मैं ऐसा बॉलिंग कर रहा हूँ, गूगली डाल रहा हूँ, स्पिन डाल रहा हूँ, बहुत कुछ, वो आउट ही नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं, स्लेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना। हाँ। उन्हें रेस्पॉन्ड किया ना, वो आउट हो जाता है। राइट। बिना रेस्पॉन्ड किया ना, वो क्रिटिसाइज करने वाला आउट हो जाता है। राइट। तो आप अगर फोकस रखोगे अपना क्लियर, और ये जो क्रिटिसिज्म है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो 100% आगे जा सकते हो। हाँ, किर
मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसा हमने देखा कि क्रिटिसाइज जब करते हैं तो निगलेक्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसा है कि जैसा एग्जांपल मैं बताऊंगा कि ये अलग अलग जगह के अलग अलग टाइप के क्रिटिसाइज होते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, जिसका एग्जांपल मुझे एक्सपीरियंस अच्छा है। राइट। मेरा सपना था क्लास 1 ऑफिसर बनना, लेकिन इस इंडस्ट्री में आया तो बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं था। लोग मुझे बोलते थे तो ये क्या सेल्समैन वाला काम कर रहा है, तो लोग मुझे ऐसे बोलते थे। बराबर है। अभी उस टाइम मैं ये समझ लिया कि ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो मुझे एक ही पता चला कि उनको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब मैं वहाँ एक एग्जांपल देखा कि अगर मोबाइल में मेमोरी फुल होता है तो डाउनलोड कभी होता नहीं, तो उस मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है। फिर मैंने क्या करना चालू किया, जो लोग ऐसा इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते थे तो उनको मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में समझाना चालू कर दिया कि ये इंडस्ट्री शुरुआत कहाँ से हुई, ये वर्ल्ड में कितना ग्रो हो रहा है, इंडिया में क्यों बदनाम था, लॉ नहीं थे, अभी क्यों अच्छा होने वाला है। मतलब मैंने उनके दिमाग में जो गलत फहमियाँ थी उसको डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। वही लोग आज क्लास 1 ऑफिसर है, लेकिन वो बोलते हैं कि तू सही जगह है और हम गलत जगह है, वो आज यहाँ आना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ मुकेश, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? सर, आलोचना के बारे में मेरा ऐसा एंगल है कि आप जो भी अभी आपका जो नेचुरल अभी जो लाइफ चल रहा है किसी भी इंसान का, आप नौकरी कर रहे हो वहां कोई आलोचना नहीं करेगा। अगर आप खेती कर रहे हो आप कोई आलोचना नहीं करेगा, आप कोई बिजनेस कर रहे हो कोई आलोचना नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन आप एक नया विचार लेके मार्केट में आओगे आलोचना वहां से स्टार्ट हो जाएगा। और वैसा ही नया विचार मैं जब ट्रेडिशनल में था तो मुझ पे कोई आलोचना नहीं करता था, लेकिन जब से मैं नेटसप का एक नया विचार लेके आया मुझ पर आलोचना चालू हो गया। ये भी मुझसे एग्री होते होंगे क्योंकि यस, आज ये भी एक नया विचार लेके मार्केट में जा रहा है और आज 1 19 2 19 4 19 6 19 पे और बहुत आगे जाना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को कन्विंस कर लो कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं ये दुनिया का बेस्ट बिजनेस है और ये इससे ही मेरा जिंदगी बदल सकता है। फिर दुनिया का कोई भी आलोचक वो आलोचना करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। इसलिए अपने आप को कन्विंस करो कि यस, मैं जो कर रहा हूं ये द बेस्ट। फिर आपको कोई आलोचना से डरने की जरूरत नहीं है। देबू, आप ऐड कर रहे हैं? मुझे लगता है जो क्रिटिसिज्म जो है ये एक सिचुएशन है, ये कभी भी परमानेंट नहीं होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे तो उसको बदल सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, कंपनी खुला, बंद किया, फिर ट्रेडिशनल मार्केट में आ गया। तो जो नेटवर्क का लोग है, बाकी मार्केट का लीडर है, बोल रहा देवू डर गया और वो ट्रेडिशनल मार्केट में चला गया और मार्केट का लोग मुझे क्रिटिसाइज करना चालू किया। और जैसे मैं दोबारा नेटसप में आया और दोबारा मैंने काम करना चालू किया तो मेरा घर वाला, ससुराल वाला उल्टा क्रिटिसिज्म करना चालू किया, ये दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग में चला गया। मतलब कीड़ा वापस आ गया। दोबारा कीड़ा आ गया, दोबारा ये अभी घर छोड़ के बाहर जा रहा है और दोबारा मतलब दोनों बाहर का पब्लिक भी मुझे पहले कर रहा था और अभी मुझे घर वाला कर रहा था। लेकिन वही मैं नेटसप के माध्यम से एक के बाद एक अचीवमेंट लेते गया, एक के बाद एक सक्सेस लेते गया और वो क्रिटिसिज्म जो मेरे ऊपर हो रहा था, आज बाहर का जो लीडर है वो भी पॉजिटिव होकर मेरे साथ काम करना चालू कर दिया। मेरा घर वाला जो है एक भी टूर छोड़ता नहीं, मेरे साथ हमेशा नेटसप का टूर में आता ही आता है। मतलब मैंने उसको पॉजिटिव में बदल दिया। तो ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी क्रिटिसिज्म हम चाहेंगे तो हम पॉजिटिव में उसको बदल सकते हैं। वेरी गुड। हाँ बेनका साहब, कैसा है कि सिचुएशन कैसा भी हो, आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रहे या नहीं हो रहे हो, लोग तो क्रिटिसाइज करने ही वाले। अभी लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, जैसे कल मैं वापस आपके कल के सेशन के ऊपर जाता हूं कि देखो जो लोग कॉम्पिटेंट है, जिन लोगों में कॉम्पिटेंसी है, मतलब क्षमता है और जो सक्षम है ना, उन्हीं लोगों के ऊपर आलोचना होने वाली है। तो आप कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है ना, तो ये मत समझो कि यार ये मैं ऐसा हूं क्या, मैं नहीं, आप सक्षम हो, आप में सक्षमता है, इसलिए लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। बिंदास रहने का है। वेरी गुड पॉइंट। थोड़ा सा लास्ट था, बेनकर सर ने सही कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, अगर आपके ऊपर निंदा हो रही है, आप मतलब आपके ऊपर चर्चा हो रही है, मतलब आप प्रगति की दिशा में हो। राइट। इस बात को ऐसे पॉजिटिवली लेना है। मैं तो उल्टा कहता हूं कि हमेशा जो निंदा करते, आलोचना करते ना, वो उनको पड़ोसी बनाओ। अभी पड़ोसी क्या करेगा? पड़ोसी रोज आपको देखेगा, सुनेगा, आपकी गलतियां निकालेगा और वो गलतियां आपको सुनाएगा, तो आपको ये मौका मिलता है कि आपकी गलतियां सुधारने का। राइट। देखो, अगर हमें जीवन में आगे जाना है तो दूसरी की गलतियां ना देखने से खुद की गलतियां जान के उसमें सुधार लाते तो ही हम आगे जाने वाले। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, फ्री का कंसल्टेंसी देता है मतलब। हाँ, वो फ्री में, और वो फ्री में देता है, इसलिए वो पड़ोसी होना जरूरी है।
इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे, थोड़ी ज्यादा निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, तो उसके लिए मैं एक कहावत याद करता हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे बेकार। यानी जैसे सभी जानते हैं, बाजार में कोई हाथी आता है तो बच्चे देखने आते, बुजुर्ग उनको नमन करते हैं, क्योंकि उनमें उनको गणेश जी दिखते हैं, और पीछे कुत्ते भोंकते रहते हैं। राइट। अब ये कुत्तों की इतनी मजाल नहीं कि वो आगे आके भोंके, लेकिन ये ऐसे है, आगे आके भोंकते नहीं और पीछे भोंकना बंद भी नहीं करते। यानी लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे रहते कि बिल्कुल पर्सनल पे आ जाते, खुन्नस पे आ जाते, यानी ये सुधरते नहीं। फिर भी मैं मेरे मन को समझाता हूं कि यानी कुत्ते को कभी गति अच्छी नहीं लगती। यानी जैसे देखो, अगर हम जोर से भागते हैं ना, कुत्ता सोया रहेगा ना तो भी अपने पीछे भागना शुरू करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा। कुत्ते को गति अच्छी नहीं लगती, एक दुर्जन आदमी को किसी की प्रगति अच्छी नहीं लगती, और एक अच्छे लीडर को किसी डाउनलाइन की अधोगति अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड, वेल सेड। इसलिए मुझे लगता है यानी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी हमें एक अच्छा लीडर बन के रहना जरूरी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छे पॉइंट सब जगह से आ रहा है। होप आप बार बार बोल रहा हूं मैं, नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है, यहीं से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहता हूं। इसमें अभी जैसे हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे लीडरशिप के अभी तक, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कहते हैं टाइम। तो मेरा आप सभी से यही सवाल है, क्योंकि ये सभी लीडर यहां पे बैठे हैं और ये सभी का शायद प्रॉब्लम हो सकता है कि ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मेरा अगला सवाल यही है, हाउ यू मैनेज टाइम। हाँ बेनका साहब, आपसे स्टार्ट। तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिजनेस सूत्र है और उसका नाम है PMT। PMT, ओके। P फॉर पीपल, M फॉर मनी एंड T फॉर टाइम। राइट। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि यहाँ पे टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। राइट, है ना? तो इन्वेस्टमेंट है, हाँ, टाइम की इन्वेस्टमेंट है। तो टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? तो नेटवर्क बनेगा, मतलब पीपल आएंगे, लोग आएंगे। Right. और लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। मतलब मैं इसमें गुणाकार के पद्धति में बोलता हूँ कि भाई P इंटू T इज इक्वल टू M। पीपल इंटू टाइम इक्वल टू मनी। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। हाँ साड़ी साहब। अभी बजा है 12:35। हाँ। ये है 12:35, 19 अगस्त 2021 का। हाँ। ये 12:35 रोज आएगा। हाँ। अगस्त महीना भी हर साल आएगा। लेकिन 2021 लाइफ में कभी आने वाला नहीं है। बराबर है। तो 2021 का 12:35 में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय पे काम होना चाहिए, हर काम समय पे होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं तो हर एक काम का समय होता है। जैसे हम कॉलिंग करते हैं तो मॉर्निंग में ही होना चाहिए। हम अगर दोपहर में या शाम में कॉल करेंगे तो उस टाइम हमारे मीटिंग्स रहते हैं और उस टाइम हम कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉलिंग हमारा मॉर्निंग में होना चाहिए। सारी फील्ड एक्टिविटी 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक करनी चाहिए, और रात में थोड़ा टीम का स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सक्सेस हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, मतलब टाइम को प्रॉपर डिवाइड करना चाहिए। हाँ भटकर साहब, आप कुछ इस दुनिया में हर एक के पास 24 घंटा ही है। हाँ। गरीब से गरीब हो उसके पास भी 24 घंटा है, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड उसके पास भी 24 घंटा है। हाँ। तो रिच क्यों है, ये गरीब क्यों है? तो इसमें एक सूत्र काम करता है, OPM एंड OP। राइट। अदर पीपल मनी एंड अदर पीपल एफर्ट्स। जो रिच लोग है ना, बिजनेसमैन है, वो लोगों का टाइम इस्तेमाल करते हैं। 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो उन्होंने कुछ पैसा देके लोगों का टाइम खरीद किया है, और जो टाइम खरीद कर सकता है वो सबसे रिच बनता है। हम भी कौन है? हम भी तो बिजनेसमैन ही है, या 1-19 के ऊपर के सारे लोग हैं। राइट। मिनिमम टीम साइज ये 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। तो उनका टाइम आप कितने इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, उतना आप कितना रिच बन सकते हो, ये डिसाइड हो सकता है। वेरी गुड। हाँ देखो आप सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टाइम इज इक्वल टू मनी एक कॉमन वर्ड है। हाँ। ये हर किसी को मालूम है, और मुझे लगता है मनी को हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो जो मेरा करंट टीम है, रनिंग टीम है, उसके साथ साथ हमेशा नया टीम ओपन करने के लिए भी हम लोगों को टाइम निकलना चाहिए। हाँ गुरु। सर, हम तो टर्नओवर मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं।
मगर टाइम मल्टीप्लिकेशन सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम मल्टीप्लिकेशन क्योंकि टाइम से ही टर्नओवर आने वाला है। राइट। आज का मार्केट जैसा हुआ है, हम थोड़ा उसके ऊपर देखा तो सर कोई नहीं क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम नहीं जा रहे, मगर क्रिकेट खेला जा रहा है, इससे प्रॉफिट आया रहा है। ये कैसे चल रहा है? मगर किसी ने आदमी कहाँ तो बैठ के देख रहा है। मगर ये क्या हुआ, टाइम से इतना सारा प्रॉफिट तो जा रहा है, मगर टाइम में बहुत बड़ा फायदा है। इसको क्या करना चाहिए? हमको टाइम का अवर्स बढ़नी चाहिए। इसीलिए हम जो नया टीम आते रहते हैं, उसके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो प्लानिंग है, वो ज्यादा होना चाहिए। जो पुराने लीडर है वो हमारा काम ही करता रहता है, उसके साथ नया शेड्यूल लगाना, नया टीम बढ़ाना, ये ना टाइम मल्टीप्लिकेशन बढ़ाते हैं, उससे टर्नओवर बढ़ाती है, उससे बहुत कुछ ग्रोथ होती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा पॉइंट गुरु ने बोला। हाँ सचिन। सर टाइम मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो जो हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं टीम के ऊपर, तो वो एफिशिएंटली जाना चाहिए और उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। तो ये करने के लिए एक चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि टीम होती कैसी है हमारे पास। तो जो भी टीम हमारे पास आती है वो हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक लीडर्स होते हैं और एक लवर्स होते हैं। ओके। तो कुछ लीडर्स आते हैं, कुछ लवर्स आते हैं, तो कुछ आपके लवर्स भी होते हैं टीम में। तो ये जो लीडर्स होते हैं, इनकी ये खासियत होती है कि ये किसी का ज़्यादा सुनते नहीं, क्योंकि इनको पता है क्या करना है, तो ये अपना अपना करते रहते हैं। जो लवर्स जो होते हैं ना, वो आपकी हर बात सुनते हैं, यानी आप हाजी करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो वो कुछ भी आप बोलो वो हाँ करते रहेंगे। दूसरी खास बात है कि ये जो आपका बिजनेस आ रहा है ना, उसमें से 80% बिजनेस है जो है वो ये लीडर्स लेके आते हैं, और बचा हुआ 20% लीडर जो बिजनेस आ रहा है वो ये लवर्स लेके आते हैं। अभी ये लीडर्स की जो संख्या है टीम में वो 20% ही होती है। 80% हमारे पास लवर्स होते हैं। ओके। और हम जो करते हैं, हम हमारा 80% टाइम जो देते हैं वो ये 80% लवर्स को देते हैं, क्योंकि अपनी बात सुनता हाँ, है। तो सुनता है। ये कुछ भी हम बोले वो यस बोलता है, तो हम लोग 80% टाइम उसको दे देते हैं। और हमारा जो 20% टाइम बचता है, वो जो 80% बिजनेस लेके आ रहा है लीडर, हम लोग उसको सिर्फ 20% टाइम देते हैं। यही जो रेशो है, इसको हम लोग अगर उल्टा करते हैं, यानी हमारा 80% टाइम जो है ये 20% जो लीडर्स है हमारे पास उनमें जाना चाहिए, और जो बचता है हमारे पास 20% टाइम, ये जो 80% लवर्स है अपने, उसमें वो 20% आपका टाइम जाना चाहिए। तो आप टाइम को इजीली मैनेज कर सकते हो, और जो टाइम दे रहे हो उसमें आप 100% आउटपुट निकाल सकते हो। ओके। सो दिस इज टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अगली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट जैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट से ही एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आप घर और आपका काम कैसे बैलेंस करते हो, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि हाउ डू यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ सुग्री साहब। मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा सर। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब हमारा होता क्या है, हम एक बार ऐसा प्रोग्राम हो गया, टारगेट रहता है, हम एक बार ऐसे घुस जाते हैं काम में, तो फैमिली की तरफ शायद ध्यान नहीं दे जाता है, दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी घर में घुस गए तो फिर टीम को टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर मतलब ये इम्बैलेंस होता है, तो दोनों जगह पे नाराजी हो सकती है। तो हमको क्या करना चाहिए, कैसे ये बैलेंस कर सकते हैं? तो हम लोग जो होता है, हमारा नेटसप के साथ बिजनेस कर रहे हैं, साथ में हमारा फैमिली है, हमारे दोस्त है और हमारी सोसाइटी है। तो पहला प्रायोरिटी फिक्स करना चाहिए, राइट, कि मैं पहला प्रायोरिटी किसको दूंगा। अगर मेरा पहला प्रायोरिटी नेटसप बिजनेस के लिए है, तो मेरा क्या होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो पैसे आएंगे। फिर मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा मेरा फैमिली, राइट। अब इससे क्या होगा, पैसे अच्छा आ रहे तो मैं फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूं। फिर मेरा तीसरा प्रायोरिटी रहेगा मेरे फ्रेंड्स। अगर ये दोनों के बाद टाइम बचा तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक अलग माहौल भी मिलता है, महीने 2 महीने में एक बार वो भी करना चाहिए। और लास्ट होता है सोसाइटी, समाज। हमारे पास अच्छे पैसे, तो हम समाज में कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी हम कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप ये प्रायोरिटी फिक्स करोगे तो इम्बैलेंस होने का कोई कारण नहीं होता है। प्रॉब्लम तब आता है जब हमारा प्रायोरिटी चेंज होता जाता है ना, तब ये प्रॉब्लम आता है। तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी क्लियर रहेगी तो वर्क और लाइफ ये दोनों करेक्ट बैलेंस रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ गुरु सर, ये मेरे लिए बहुत मैच होती है। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस। ओके। क्योंकि नेटसर्फ आने से पहले ही मैं काफी बिजी था, एक बिजनेस भी मैं चला रही थी। आपको लगती है कैसा बैलेंस होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। वर्क और लाइफ, वर्क क्यों कर रहे हैं, लाइफ के लिए, लाइफ क्यों है, वर्क के लिए। ये म्यूचुअल है। इसमें तो ये चलने वाला ही है। इसमें ना इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम,
देखिए ना, आप लोग यहाँ है 1.19 है, 2.19, सफायर प्रेसिडेंट, सब लोग है यहाँ पे। आप लोग में इतना ताकत हो तो आपका फैमिली में कितना ताकत होगी? बराबर है कि आप लोगों का फायदा किया है। आप टीम को कितना मोटिवेट करते हैं ना, उतने थोड़ा ज्यादा फैमिली को मोटिवेट करो। हाँ। क्योंकि हर काम जो है वो पैसे से नहीं होती है। हाँ। जो हर आदमी क्या क्या पूछती है, बहुत पैसा आ रहा है मगर बहुत दर्द हो रहा है, फैमिली वो नहीं चाहती है। हाँ। फैमिली चाहती है खुश। हाँ। जो आप लोग एक काम है ना, यहाँ का फ्रस्ट्रेशन वहां मत दिखाओ, वहां का फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत दिखाओ। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं घर का फ्रस्ट्रेशन टीम पे निकालते हैं, टीम का फ्रस्ट्रेशन घर पे दिखाते हैं। आप जो बहुत काम करते हैं ना, उसको घर को मत लेके जाओ। उसको घर को क्या लगती है वो भारी काम कर रहे हैं, ऐसा मत दिखाना। मैं कभी नहीं दिखाता हूँ। मैं सुबह से शाम तक सेमिनार लेता हूँ या एक वीक के लिए बाहर रहता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ ना, गाना गा के जाता हूँ। उसको देखते ही मेरा फैमिली को होता है ये इतना पसंद कर रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं क्या नेटसर्फ को। ये सबको पता चला मेरा फैमिली को, अरे इतना खुश ये पहले नहीं था, आज इतना खुश है ना। अब मैं एक काम करते हैं, सभी मिला के इसका जो इंडस्ट्री से हम चलाएंगे, इसको नेटसर्फ के लिए छोड़े। इसमें पैसा नहीं मैटर हो रहा है, इसमें जो खुशी है ना वो मैटर हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ काम को प्यार करो। प्यार करने से दोनों लाइफ बैलेंस होती है। और उसमें एक थोड़ा मैं ऐड करता हूँ, दोस्त रहती है। दोस्त के लिए कोई फील्ड नहीं है, बचपन से दोस्त बदलती ही रहती है। दोस्त ना रहा कुछ गाना है ना, ऐसा ही दोस्त तो बचपन में था, वो बड़ा हो गया और उसका दोस्ती उसका वर्क में बनती है। ऐसी ही मैं आपको कुछ बोलता हूँ, जो दोस्त है, पुराना दोस्त है, उसका कोई सर्कल है। आपका जो दोस्ती है, आपको जो काम कर रहे हैं ना, उसको दोस्ती बनाओ। वहां पे आप सबको टाइम दे सकते हो। जो काम कर रहे हैं उनको ही दोस्त बनाओ और आगे चलो। हाँ, मुकेश। मेरा ऐसा कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। अब वो व्यस्त है कि अस्त व्यस्त है वो जो नहीं मुझे। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप अपने महीने को प्रॉपर शेड्यूल कर लेते हैं, और तो मुझे लगता है कि अगर महीने को शेड्यूल मान लो, पहले 10 दिन मुझे क्या करना है, दूसरे 10 दिन मुझे क्या करना है, और लास्ट वाले 10 दिन मुझे क्या करना है, अगर मैं इस तरह का एक प्रॉपर प्लानिंग, अगर इस तरह का मैं एक शेड्यूल बना लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काम को और जो अपना फैमिली है उस दोनों को मैं अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। राइट शेड्यूलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट शेड्यूलिंग। व्यस्त से अस्त व्यस्त यस सर नहीं होना चाहिए। तो व्यस्त अस्त व्यस्त के साथ साथ और एक सवाल की तरफ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी लीडर्स के लिए। जैसे टाइम मैनेजमेंट हमने देखा, वर्क लाइफ बैलेंस हमने देखा, उसके साथ साथ आता है फंड मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट। सो मेरा सवाल सभी पैनलिस्ट से यही है, आप सबकी तरफ से, कि ये फंड मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। हाँ सालवी साहब। फंड मैनेजमेंट को हम एक अलग दिशा देते हैं कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हाँ। किसी को भी पूछेंगे तो बोलता खर्चा ज़्यादा हो रहा है। ये खर्चा नहीं है हमारा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे बिजनेस के प्रति इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमें सब लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यस, डेफिनेटली नहीं होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन रिकरिंग इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होता है। तो वो हमें करना ही चाहिए एज ए लीडर। आप अभी सब लीडर बने हैं, तो एज ए लीडर आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। जैसे हम महीने के प्रोग्राम्स बना लेते हैं, गेस्ट एक्टिविटी, ट्रेनिंग एक्टिविटी या रेसिडेंशियल प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो खर्चा होने वाला है, इसमें एज ए लीडर आपका अगर सबसे पहले आप बोलेंगे कि मेरा इतना कंट्रीब्यूशन है, तो हमारा टीम भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। या अगर हम ऐसा बोलेंगे कि इतना इतना खर्चा हो रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन इतना, आपका इतना, तो ये आपका टीम देखेगा कि ये मेरा सीनियर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तब जाके उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो एज हमारा बिजनेस है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन आपका सबसे पहला होना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक बात लग रही है कि हम अभी लीडर बने हैं, तो हमारे टीम में सरप्राइज गिफ्ट हमें देने चाहिए। जैसे किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको हमें सरप्राइज गिफ्ट हमारे कैबिनेट मीट में देना बहुत जरूरी है। ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। पाटकर साहब। फंड्स मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इससे बेस्ट एग्जांपल हमारा नेटसर्फ खुद ही है। क्योंकि आज करीबन 20 साल हो गए। हर एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 2 साइकिल्स होती है।
तो उस हिसाब से आज तक करीबन 480 प्लस साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी को 2 साइकिल का पेआउट साथ में देना पड़ा। आप किसी का भी बैंक अकाउंट चेक करके दे सकते हो, महीने में दो बार ये पेआउट जमा, सब एंट्रीज दिखेंगे, सब एंट्रीज ओपनली दिख सकती है। एक मिनट, अभी ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें कुछ लीडर लोग ऐसे होते हैं, आया हुआ पैसा पूरा घर पे, जैसे कि निश्चित कल बंद होने वाली है। कुछ लीडर उल्टा करते हैं, आया हुआ पैसा पूरा का पूरा टीम पर उड़ा देते हैं। फैमिली भी है, घर भी है, उनका भी थोड़ा सोचना जरूरी है। तो मैं अभी ये आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कैप लगने के बाद की ये पोजीशन है एक्चुअली। मैं 30% जो खर्चा है वो टीम पे करता हूँ। 30% खर्चा मेरा घर, मेरा गाड़ी और मेरा सेल्फ एक्सपेंसेस उसके ऊपर करता हूँ। 10% मैं मेरे फैमिली को देता हूँ और 30% फ्यूचर के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ये कैप होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों का कैसे 1-19 है, 2-19 है, 4-19 है, तो पहले फैमिली को खुश रखो, कुछ परसेंटेज फिक्स फैमिली रखो जिसमें आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। राइट। जैसे गुरुजी ने परफेक्ट बोला कि भाई पहले फैमिली हैप्पी अगर रहेगी तो आपको नेट सब आराम से करने देगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्स्ट मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं आएगी और यही है वो आपको कैप तक लेके जाएगी। ग्रेट ग्रेट। हाँ किरण, एक्चुअली फंड मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आया, बिकॉज अगर आप पेआउट डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पूरा के पूरा दिया हुआ है। इनिशियली आप काम करते हैं तो अप टू 3% आपका नेटवर्क कमीशन है। जब आपका एकोमोडेशन इनकम 50,000 हो जाता है तो आपको 3+1 दिया जाता है। राइट, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपका 2 लाख टोटल इनकम होता है एकोमोडेशन। उसके बाद 4+1 दिया जाता है, बराबर है, तो ट्रेनिंग, वहाँ ट्रेनिंग इंसेंटिव दिया जाता है। और उसके बाद आपका 10 लाख इनकम क्रॉस होता है तो आपको 5+1 बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब वहाँ डिटेल्स दिया है कंपनी ने। तो मैंने शुरुआत से ये मेंटेन किया है। एक्चुअली मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इस बिजनेस में अगर हमको सक्सेस होना है तो 100% 50% अमाउंट ये खर्चा करना ही चाहिए। बिकॉज मैं मानता हूँ कि ये जब हम काम करते हैं तो हमारे नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। अगर हमको पैसा आता है मतलब वो किसी का खून पसीने का पैसा है, कोई तो मेहनत कर रहा है इसलिए हमको पैसा आता है, तो ये 100% 50% पैसा खर्चा करना चाहिए। अगर मेरे बारे में बोला जाऊंगा तो इनिशियली मेरा अनमेरिड था, तब नेटसप में मैं काम कर रहा था। फैमिली की मतलब फैमिली नहीं था तो बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी, तो मैंने उस टाइम 80% तक किया। ये मैं पर्सनल किया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड, मत बोलो लोग पागल हो जाएंगे, क्या कर रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, मैं जल्दी सक्सेस पाया मैंने। तो 50% ये करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ओके, मेरा पूरे पैनलिस्ट एक सवाल है। हाँ ओके, अभी मुकेश सवाल पूछ रहा है, मेरे रोल में जा रहा है। हाँ, क्या खर्चा करना कंपलसरी है, करना चाहिए? ये डर गया, देखो मैंने बोला था ना 80%। हाँ ठीक है ना, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक्चुअली वाटकर बोल रहा है खर्चा करो, ये बोल रहा है खर्चा करो। हाँ, अब ये इसलिए इसके दिमाग में ये सवाल आया कि क्या खर्चा करना पड़ता है क्या। लेकिन शुरुआत में ही सालवी ने क्लियर किया था, जब हम टीम पे ऊपर कुछ कर रहे हैं, इसको खर्चा नहीं समझो, इसको इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है। खर्चा वो है जो आप खुद के लिए कर रहे हो। हाँ, मतलब गाड़ी लिया, किधर और घूमने गए, वो खर्चा है। टीम में आप जो कर रहे हैं ना, आपका इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? क्योंकि अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस देखते हो, वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और बिजनेस चलाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी हम लोग बहुत खुशनसीब है, हमारे लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 लगा है, बराबर। लेकिन ये बिजनेस हमको अगर ग्रो करना है, आगे लेके जाना है कैपिटल, तो कंपनी ने कर दिया है कैपिटल, कंपनी तो कर दिया है। अभी हमारे लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 है, लेकिन हमको अगर ये बिजनेस ग्रो करना है, आगे लेके जाना है, तो हमको ये चलाने के लिए जो ऑपरेशनल ये लगेगा इन्वेस्टमेंट, ये हमको टाइम टू टाइम करना ही पड़ेगा। अभी ये करते समय क्या करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब कहीं कहीं टीम में या कोई पॉकेट में हमको एक सिस्टम लगाना पड़ता है, राइट। और ये सिस्टम के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, राइट। कोई कोई जगह पे लीडर स्ट्रांग होता है, लेकिन थोड़ा उसको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया तो ब्लास्ट कर सकता है, राइट। तो वहां पे लीडर को सपोर्ट करो फाइनेंशियली। और कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि एक आध क्लब नेटसप आता है या एक आध आपका कोई आता है जहाँ पे हमको जर्क चाहिए, ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, वहां पे आप कुछ अलग एक आइडिया लगा के वहां आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो, तो वहां पे भी अच्छा जर्क आता है। जैसे सत्यनारायण बोल रहा था, हमने गोवा लगा, गोवा लगा मतलब ये क्या था, ये जर्क चाहिए था, इसलिए वो वहां पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट था।
तो कभी भी टीम पे जो आप पैसा डाल रहे हो इसको कभी भी खर्चा मत समझो, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न 101% आता है, वो भी ज्यादा आता है। वेरी गुड। हाँ दैतुले साहब एक बात मैं बोलना चाहूँ, मतलब जैसे मुकेश ने सवाल छेड़ा है कि करना जरूरी है और बाकी सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि फंड मैनेजमेंट का ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ नेटसप में ही आता है, क्योंकि बाकी कंपनियां तो ज्यादा दिनों तक चलती ही नहीं। बराबर, ये सवाल इसी फोरम में आ सकता है, ऐसे ही नेटसप के फोरम में आ सकता है। कंपनियां शुरू होती है, बंद होती है, शुरू होती है, बंद होती है, वो तो सिलसिला चालू ही रहता है। नेटसप ने 2100 साल में कदम रखा है, तो ये फंड मैनेजमेंट कैसे करना है और करना क्यों जरूरी है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात, जैसे किरण ने कुछ कहा, यहाँ पे वाटकर साहब ने भी कहा, इसी के साथ साथ सालवी साहब ने कहा, यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जिससे लास्ट में सुग्रे साहब ने भी एक बात कही, यहाँ पे एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा, जिससे लगता है मुझे मेरे टीम का ग्रोथ स्पीड में करना है, तो उस हिसाब से वो वहां पे फंड का एडजस्टमेंट कर सकता है। स्पीड में ग्रोथ चाहिए, उस हिसाब से करिए, एवरेज ग्रोथ चाहिए तो एवरेज हिसाब से करिए, अपने ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक जो करेगा उसे बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस रिटर्न नेटसप में पक्के मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलूं। वेरी गुड पॉइंट। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स शायद यहाँ पे डिटेल में बात किया है फंड मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि फंड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंड मैनेजमेंट से ही हम बहुत आगे यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पूछे, अभी एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो और क्वेश्चंस आते रहेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही बस, क्योंकि लर्निंग की भी एक एबिलिटी रहती है, बराबर है ना? तो आपकी भी है। कितना चूसोगे भाई? ओके, तो लास्ट सवाल आप सभी पैनलिस्ट से, और ये मैं चाहूंगा इसका आंसर सभी ने देना है। ओके। और जितना, जैसे सचिन ने बोला था कम्युनिकेशन में, हाँ, जितना संक्षिप्त आप आंसर दे सको उतना अच्छा है। एक वाक्य में दे सको बहुत अच्छा है, लेकिन संक्षिप्त 2 आंसर, एकदम एक वाक्य नहीं बोलूंगा, 2 वाक्य हो गए, टेंशन नहीं है। सवाल तो क्या है? संक्षिप्त में दे दो कि देखो अभी हम लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक लीडर के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो लीडर को रखने ही चाहिए? तो व्हाट आर द वैल्यूज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लीडर? और ये मेरे हिसाब से हम सिक्वेंशियली जाते हैं, क्योंकि सभी आंसर देने वाले हैं। तो सचिन से हम शुरुआत करते हैं और सुग्रे साहब की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा साहब से शुरुआत करेंगे और दैतुले साहब तक जाएंगे। ओके हाँ, एक एक करके। सर वैल्यूज तो बहुत सारे हैं जो लीडर्स में चाहिए, वो लेकिन एक चीज जो मुझे चाहिए कि लीडर वो चाहिए जो टीम में एक सिस्टम ठीक से लगाए। क्योंकि हम लोग हमेशा, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आज आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर आप सिस्टम से काम करते हो तो ये सिस्टम जिंदगी भर आपके लिए वापस काम करने वाला है। तो लीडर वो चाहिए जो टीम में सिस्टम ठीक से लगाए। वेरी गुड। समय ही हमें सफल बनाता है और यही समय हमें असफल भी बना सकता है। इसलिए एज ए लीडर समय की पाबंदी होनी बहुत जरूरी है। वेरी गुड। जो लीडर का मेन वैल्यू ये होना चाहिए, थिंक बिग व्हाट अदर विल थिंक। हाँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस इतना साल से बन चुका है, तो हमारे साथ जो जुड़ा है सबका भलाई होना चाहिए। इसीलिए जो सोचता है ना उससे भी बड़ा सोचो, जो सोचता है उससे बड़ा सोचो। वेरी गुड। हमारे फैमिली में बच्चे होते हैं और हम बच्चे को परवरिश करते हैं। यानी बच्चे को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, एक अच्छा संस्कार देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ फैमिली कुत्ते को पालते हैं। बराबर है। तो ऐसे ही बाहर का कंपनी है ना, नेटवर्क को कुत्ते जैसा रखती है, पालती है। और नेटसप संस्कार करती है। राइट। बराबर, यानी अपने नेटवर्क के ऊपर एक संस्कार करती है। बस मेरा यही कहना है, आप भी एक लीडर को भी अपने टीम के ऊपर संस्कार करना जरूरी है। यही मैं बात। वेरी गुड। मैं लीडर के बारे में बोलना चाहूँगा कि इफ़ योर एक्शन इंस्पायर टू अदर ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड टू बिकम मोर, देन यू आर अ लीडर। ग्रेट। मेरा हमेशा से मानना है, जैसी सोच वैसा रिजल्ट आता है। अभी देखो मैं थोड़ा सर 2 मिनट हाँ,
ये जो लास्ट मार्च में कोरोना आया, पैंडेमिक आया और अभी तक चल रहा है, 16 महीना हो गया। ये पूरा सिचुएशन पूरी दुनिया में रहा और ये किसी ने पहले अनुभव नहीं किया था। लेकिन हुआ क्या, ये 1.5 साल में, 16 महीने में, तो 3 टाइप के लोगों के ऊपर परिणाम हुए। पहला, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, राइट, कुछ लोग सर्वाइव हो गए और कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए। परफेक्ट है, और मेरा ऐसा मानना है ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जैसी सोच थी वैसा रिजल्ट आया। राइट, मतलब ये पैंडेमिक आने के बाद कुछ लोग जिनकी सोच कमजोर थी वो लोग डर गए। डरने की वजह से वो किसी से मदद की अपेक्षा करने लगे। किसी को टाइम नहीं था आपको हेल्प करने का, और ये फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि ये सोच रहा था मेरा जॉब गया, मेरा ये गया, क्योंकि उसकी सोच जो थी वो कमजोर थी। कुछ लोग थे, वो क्या थे, सोच बैलेंस था। उसने सोचा सबके लिए ऐसा हुआ है ना, मैं अभी कुछ तो दूसरा करके देखता हूं, बाद में मेरा जब चालू होगा तब करूंगा। तो इसका सोच थोड़ा बैलेंस था, वो लोग सर्वाइव हो गए। मतलब सलून वाले ने सब्जी बेचा ना, तो उसने क्या किया, वो बैलेंस रहा उसका सोच। और कुछ लोग जो थे ना, उसका सोच स्ट्रांग था। उन्होंने क्या देखा, ये प्रॉब्लम आया ना पूरा दुनिया में, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। जिसकी सोच स्ट्रांग थी उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, वो सब लोग सक्सेसफुल है। और आज का प्रोग्राम हमारे इधर चल रहा है ना सर, ये बिकॉज नेटसप की सोच स्ट्रांग है, इस वजह से चल रहा है। क्योंकि पैंडेमिक में आपने जो सोच दी पहला कि हम जूम पे जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी वाला सोच था, इस वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरा हमेशा से मानना है, बड़ा रिजल्ट निकालना है तो सोच बदलो। सोच बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, रिजल्ट 101% बदलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गौरव साहब, सर मुझे लगता है लीडर ने रेल का इंजन बनना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इंजन की स्पेशलिटी होती है, वो कितने भी डिब्बों को लेके चलता है, और डिब्बे की स्पेशलिटी होती है जहां छोड़ो वही रह जाता है। तो लीडर ने इंजन बनना है, डब्बा नहीं बनना है। सर मेरे हिसाब से लीडर पहचाना जाता है उसकी लॉयल्टी से, मतलब निष्ठा से। राइट, निष्ठा होनी चाहिए अपने कंपनी के ऊपर, राइट, निष्ठा होनी चाहिए अपने ध्येय के ऊपर, निष्ठा होनी चाहिए अपने लोगों के ऊपर, और निष्ठा होनी चाहिए अपने काम के ऊपर, तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। वेरी गुड। पाटकर साहब, A successful leader is who always focuses on achievement and is responsible for unity. ओ, सर मुझे लगता है लीडर्स का डेली एक्टिविटी होना चाहिए, कभी भी एक्टिविटी छोड़ना नहीं चाहिए, एवरीडे होना चाहिए एंड सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन था, अभी हम लोग 100% डिजिटल में काम किया और डिजिटल में बहुत सारा लीडर ने कैब लगाया, बहुत बड़ा बड़ा पे आउट लिया। लेकिन अभी फिजिकल भी हमको मार्केट में मूवमेंट एक्टिविटी करना चाहिए। कुछ लोग 100% पूरा अभी भी सोचेंगे मैं डिजिटली करूंगा, तो नहीं होगा। सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करके आपको एक्टिविटी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपको फिजिकली 70% काम करना चाहिए एंड डिजिटल को भी भूलना नहीं है। Right. डिजिटल को भी हमको कनेक्टिंग रखना है, तो 30% एक्टिविटी मुझे डिजिटल में भी कंटिन्यू करना है। तो वो रेशियो मेंटेन करके एक्टिविटी करेंगे तो अच्छा सक्सेस आ सकता है। मुकेश, मेरे हिसाब से लीडर को टीम की हर सिचुएशन में साथ खड़ा रहना चाहिए और एक शब्द हमेशा बोलना चाहिए, मैं हूं ना, करियर बन जाए। मैं हूं ना, वेरी गुड। अच्छे लीडर की एक पहचान होती है जो समय समय पर खुद के बारे में बातें करता है। मतलब मेरे अंदर जो स्ट्रांग पॉइंट्स है उसे और स्ट्रांग बनाता हूँ, और मेरे अंदर जो थोड़ी कमियां है, जो वीकनेस है, उसे थोड़ा स्ट्रांग की तरफ लेकर जाता हूँ, जिससे हम बोल सकते हैं सेल्फ एनालाइजर। तो एक लीडर को हमेशा सेल्फ एनालाइजर होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम के एंड में आए हैं, और मेरे हिसाब से जो हमारा इस 2 दिन का जो ये टॉपिक था लीडरशिप, और इसके ऊपर हमने एक अनोखा, एक नया हमने एक पैटर्न डिजाइन किया टॉक शो के माध्यम से, और आप सभी को बहुत सारे पॉइंट्स मिले रहेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा था, टिक मार्क कर रहा था, तो टोटल लगभग 100 अलग अलग आंसर्स आज हमने यहाँ पे देखे, जो नॉर्मली अगर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके विचार यहाँ पे नहीं आ सकते। और सभी पैनलिस्ट को मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्योंकि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शेयर किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए।
और मुझे 100% गारंटी है कि आपने बहुत सारा चीजें यहां पे ग्रैब की रहेगी, क्योंकि हर जो पैनलिस्ट है उसका नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब अगर ये 12 लोग हैं टोटल, तो ये 12 लोगों में जितना एक्सपीरियंस हमें मिला है, जितने नॉलेज हमें मिला है, वो एक एक से लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन यहां पे हमने देखा, और इस कोलैबोरेशन के माध्यम से, एक टॉक शो के माध्यम से हमने लीडरशिप के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आप तक लेने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। यह सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता है, यह सिलसिला इससे आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अगले प्रेसिडेंशियल मीट में हम और एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो है टीम। अभी हमने देखा लीडर, अभी अगला टॉपिक अपना रहेगा टीम। तो ये परिवर्तन सेशन कंटिन्यू रहेगा टीम बिल्डिंग के ऊपर, टीम्स के ऊपर। तो अगले परिवर्तन में 100% आप सभी के साथ और नए जितने लोग आएंगे उनके साथ मिलेंगे। अगले परिवर्तन प्रोग्राम में आप में परिवर्तन लाने के लिए, नेटसर्फ में परिवर्तन लाने के लिए, आपके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए, और आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें परिवर्तन लाने के लिए, इसी आशा के साथ कि आप नेटसर्फ के माध्यम से अगस्त साइकिल में बहुत बड़ा धमाका करेंगे। जो जो आज आपने यहां पे सीखा उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहां का सेशन आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पैनलिस्ट, थैंक यू नेटसर्फ, आप सभी के लिए।